माँ के लिए ऐसे शब्द बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दोपहर के 2 बज रहे थे। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। लता जी ने सुधा को आवाज़ देते हुए कहा, सुधा बेटा, फ़ोन की घंटी बज रही है, देखो तो किसका फ़ोन है। सुधा ने फ़ोन उठाया। हेलो सुधा, शाम को तैयार रहना, आज हम सब बाहर डिनर के लिए जाएंगे। और हाँ, माँ को भी बोलना, वह भी हमारे साथ जाएंगी। राजीव ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। सुधा ने लता जी से कहा, माँ जी शाम को तैयार रहिएगा, आज राजीव हम सबको डिनर के लिए बाहर ले जाएंगे। अरे बहू, मैं क्या करूँगी जाकर, तुम लोग चले जाना। माँ जी, आपको तो अपने बेटे से हमेशा मनुहार करवाने की आदत हो गई है। राजीव ने मुझे जितना कहा मैंने आपको बता दिया, अब जाना ना जाना आपकी मर्जी है। यह कहकर सुधा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। राजीव लता जी का इकलौता बेटा था। जब वह करीब 8 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए लता जी ने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि आज राजीव बैंक में अधिकारी था। लता जी के दूर के किसी रिश्तेदार ने अच्छा रिश्ता बताया। दोनों परिवारों की सहमति से राजीव का विवाह भी 1 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया। लता जी सारा दिन घर पर ही रहती। अब उन्हें कहीं आने जाने का मन भी नहीं होता। लता जी को अब ऐसे ही रहने की आदत पड़ गई थी, लेकिन आज बेटे के मनुहार ने उसके मन को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। शाम होने वाली थी। लता जी हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। जमाना हुआ ऐसे कहीं घूमने गए हुए, वह भी बेटा बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी। सोचा कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर जाऊंगी। सोचकर ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साड़ियों को उलटते पलटते अचानक उनकी नज़र नीचे दबी हुई एक साड़ी पर गई, जो उनके शादी के सालगिरह पर राजीव के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ झगड़ कर यह साड़ी ली थी उनसे कि इस बार मैं कांजीवरम साड़ी लूँगी। एक ही बार पहन पाई थी, फिर अचानक ही राजीव के पिता नहीं रहे। उसके बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े करीने से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बार उन्हें लगा स्वयं को देखकर कि मैं कितनी तितर बितर रहती हूँ घर पर। ना जाने क्या सूझा कि लता जी ने हाथों में एक एक सोने की कंगन डाल ली, बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। तभी राजीव की आवाज़ आई कि कितनी देर कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। अरे आज राजीव कब आ गया, पता ही नहीं चला। तैयार होकर लता जी बाहर निकल ही रही थी कि सुधा की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ, माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। लता जी घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। सुधा और राजीव दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि लता जी को आवाज़ सुनाई पड़ी, एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, फिर भी फैशन कम नहीं हुआ तुम्हारी माँ का। सुधा धीरे से हंसते हुए राजीव से फुसफुसाकर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता चेहरा देखकर लता जी के सिर पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। राजीव ने सुधा को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। कार में बैठी लता जी मन ही मन सोचने लगी, क्यों आ गई मैं इनके साथ, और आई तो क्या ज़रूरत थी ऐसे बन ठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास नहीं तैयार हुई। हाँ, साड़ी का रंग ज़्यादा चटक लग रहा होगा। अब तो उनको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए लता जी खिड़की के बाहर देखती रही। राजीव और सुधा हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में राजीव ने पूछा, माँ क्या हुआ, चुप क्यों हो?
तो लता जी ने टालते हुए कहा, नहीं तो, बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन लता जी के कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, किसी के भी मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है। मैंने तो कभी सुधा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं है तो बहू के साथ मैं मित्रवत रहूंगी। लेकिन सिर्फ उनके सोचने से क्या होता है। घूमते हुए भी लता जी अनमनी सी रही। होटल में भी किसी तरह खाना खाया और मन ही मन कुछ सोचती रही। फिर कठोर विचार के साथ वो वापस घर आई। घर पहुंचने के बाद लता जी ने दृढ़तापूर्वक राजीव से कहा, बेटा रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। अभी राजीव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सुधा भी यह सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई, फिर जाने लगी। लेकिन लता जी ने उससे भी कहा, सुधा तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसी क्या खास बात है माँ? राजीव ने पूछा। अब लता जी ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी वह बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कहा। सुधा का चेहरा सफ़ेद हो गया। राजीव ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो लता जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूँगी, तुम लोग सुनोगे, लता जी ने कहना शुरू किया। बचपन में 3 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले थे। घर के खर्च और बेटियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से ही सजने संवरने की बहुत शौकीन थी। लेकिन माँ का कहना था, यह सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाना वहाँ सारे शौक पूरे कर लेना। यह सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वह ज़माना भी ऐसा था। विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। 2 छोटी प्यारी ननद थी। उन सबकी शादी की जिम्मेदारी भी थी। मैंने अपने मायके में यह परेशानी देखी थी, इसलिए सहर्ष अपने खर्चे काट कर इनके लिए पैसा जमा किया। शौक को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इनकी शादी निपटा के फिर देखेंगे कौन सा जीवन बीता जा रहा है। ननदों की शादी करके फुर्सत हुई। सोचा अब अपने लिए भी कुछ खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। लता जी बिना सांस रोके लगातार बोले जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अब मुझे अकेले करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना और घर लौटकर घर भी देखना। संघर्ष इतना था कि ज़िंदगी में अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम सरकारी नौकरी में आए तो जैसे मैंने ज़िंदगी का इम्तिहान पास कर लिया। फिर तुम्हारी शादी हो गई। मैं और खुश हो गई कि चलो यह अंतिम जिम्मेदारी भी मेरी ख़त्म हुई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने को कभी याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद कभी किसी को बताया नहीं। अपने कष्ट अपने तक सीमित रखा। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। बिना किसी चिंता के मैं घूम फिर सकूँगी। अब मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि अब मेरा भी सुखी परिवार है। आज तुम्हारे पिताजी की याद आई तो लता जी की आंखें डबडबा गई। सुधा की ओर देखकर कहा, बेटा बस इसीलिए मेरा एक पैर कब्र में
सुधा लता जी से लिपट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। राजीव भी माँ के पैरों में सर रख कर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने कभी सुधा को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज लता जी अपना सारा गुब्बार निकाल कर शांत हो गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।